हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे है। एंड जैसा कि हमने बताया था कि अब हम रेगुलर इस सीरीज़ को अपडेट करेंगे, जहां हम लोग अप्रॉक्स 10 एमसीक्यूज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है और आपसे इसका मीन पूछा है। तो मीन तो बहुत सिंपल है ना। मीन मतलब क्या होता है? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब आपको करना क्या है कि इन सब को टोटल कर लेना है और टोटल करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है देख लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 और इसका टोटल आ रहा है 410। अब क्योंकि मीन है तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है और करेक्ट आंसर आएगा डी 41। नेक्स्ट, if the arithmetic mean of any distribution be 25 and one term is 18, then the deviation of 18 from arithmetic mean is। अब मीन हमारे पास दिया है 25 और एक टर्म लेट्स से a दिया हुआ है 18। हमसे क्वेश्चन में पूछा है देन द डेविएशन ऑफ 18 फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। तो सिंपल अगर हम डेविएशन की बात करें तो सिंपल डेविएशन हम कैसे निकालते हैं? x माइनस मीन, और हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो है 18 और मीन है 25। सिंपली दोनों को माइनस कर दो, आंसर आएगा -7। तो करेक्ट आंसर होगा बी -7। नेक्स्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज। मतलब जब भी हम डेविएशन निकालते हैं कहाँ से? मीन से, और उसका सम करते हैं तो हमने ये पहली प्रॉपर्टी बताई थी मीन में कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0। तो करेक्ट आंसर होगा सी 0। नेक्स्ट, पूल्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड। पूल्ड मीन को हम मीन कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, पूल्ड मीन को हम ग्रुप्ड मीन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन एंड हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया x का, मीन दिया x का, जो कि है 5 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y कितना आएगा? देखो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्योंकि हमारे पास x का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x तो निकाल सकते हैं। बट क्या हमसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x बोला है फाइंड आउट करने? नहीं, हमसे बोला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए y का, मीन चाहिए y का, तभी जा करके हमसे कैलकुलेशन होगा। अब क्योंकि हमें पता है कि मीन की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर मीन की बात करें तो ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन है तो ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता बट स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता। एंड क्योंकि मेरे पास इक्वेशन दिया ही हुआ है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, या हम लिख सकते हैं मीन ऑफ y इज इक्वल टू 2 मीन ऑफ x, जो कि गिवन है 10 प्लस 5। तो मीन ऑफ y कितना हो गया? 25। वैसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी निकाल लेंगे, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो नो डाउट ओरिजिन से अफेक्ट होगा नहीं, स्केल से अफेक्ट होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, जो कि दिया है 5। मॉड ओपन करेंगे, वैल्यू प्लस ही रहेगी, तो आंसर आ जाएगा 10। मतलब मेरे पास मीन y आ गया 25, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन y आ गया 10। क्या हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 4। आंसर आएगा सी 40%। ये सब टॉपिक क्योंकि हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने हमारी डिस्कशन सेशन क्लासेस देखी हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स इन रुपीज। अच्छा, आगे लिखा है वन ऑफ द वर्कर्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इज वेज वुड बी लोअर देन द एवरेज वेज। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में सिंपली ये कह रहा है कि आपको किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने लोगों को एवरेज वेज से कम मिल रहा है। तो भाई अब एवरेज वेज पहले से निकालना होगा ना। एवरेज मतलब क्या होता है? मीन होता है। तो आप इसका एवरेज निकाल लो। सीधे सीधे एवरेज वेज के लिए हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि है 8। तो ये इसका टोटल आएगा 400 डिवाइडेड बाय 8,
और एवरेज वेज मेरे पास आ जाएगा 50। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने लोगों को दैट इज वेज वुड बी लोअर देन द एवरेज वेज, कि 50 से भी वेज कम हो। तो 50 से वेज कम कहाँ कहाँ है, 40 में है, 45 में है, 32 है, 45 है। तो जो फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ क्या हो गया कि कितने लोगों को वेजेस लेस देन 50 मिल रहा है। 1 2 3 4 4 ऐसे लोग हैं, 40 45 30 45 30 to 45 इन लोगों को 50 से कम मिल रहा है वेज, ठीक है। एंड जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल 8 है, ये पूरा कितना है 8, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अब सिंपली कैसे निकल जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 1/2, और हम कह सकते हैं 0.50, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, गिवन दैट फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दिया है, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। सिंपली अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की बात करें ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। जब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो इससे ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ जाएगा, इसकी वैल्यू दी है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4। अब आप क्या करो कि एलसीएम ले लो, और अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे कि 60 एलसीएम ले लें, 12 3 हो जाएगा 36 प्लस 40 माइनस 45। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 31 और डिनोमिनेटर में आएगी 60। अभी हमारे पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकला है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई 31 डिवाइडेड बाय 60 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/3। तो ये कट जाएगा 20 हो जाएगा, आएगा 31 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि 20 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.775, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी वाज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी whose chances of solving it are 1/3, 1/5 and 1/2 respectively. What is the probability that the problem would be solved? अब आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के क्या चांसेस हैं। ए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है 1/3 टाइम्स, बी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है 1/5 टाइम्स एंड सी सॉल्व कर सकता है 1/2 टाइम्स। हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सीधे सीधे क्या करो कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो आप 1 में से माइनस कर दो कि प्रोबेबिलिटी ये है कि प्रॉब्लम ना तो ए सॉल्व कर पा रहा है, ना बी सॉल्व कर पा रहा है, ना सी सॉल्व कर पा रहा है। तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हम ये मान रहे हैं कि प्रॉब्लम अगर कोई ना सॉल्व कर पाए, ठीक है, उसमें से सीधे सीधे 1 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस। अब देखो ए प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 एंड सी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो, यह जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 15, और 15 को अगर एलसीएम ले लें तो 15 माइनस 4, और फाइनल आंसर आएगा 11/15, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। इसमें डायरेक्ट हम लोग सॉल्व ना करके हमने किस तरीके से सॉल्व किया कि अगर ये प्रोबेबिलिटी हो कि प्रॉब्लम तीनों ही ना सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, और उसको सीधे सीधे 1 से माइनस कर दिया। नेक्स्ट,
A packet of 10 electronic components is known to include 2 defectives. If a sample of 4 components is selected at random from the packet, what is the probability that the sample does not contain more than 1 defective? सबसे पहले तो देखो हमारे पास जो सक्सेस की गारंटी दी है वो दी है 2 आउट ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 2/10. अब P अगर 2/10 है तो Q कितना होगा 1 माइनस 2/10 दैट इज 8/10. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है 4. हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डिफेक्टिव है वो नॉट मोर देन 1 हो, मतलब एक या एक से कम हो सकता है. फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1. बस अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, सारी वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं. जब x इज इक्वल टू 0 है तो NC0 मतलब 4C0, P कितना दिया हुआ है 2/10 टू दी पावर 0 एंड Q दिया हुआ है 8/10 टू दी पावर 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4C1 2 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 1 8 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 3. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जब भी बेस में कोई वैल्यू दी रहती है और पावर 0 होता है तो हम लोग कितनी वैल्यू लेते हैं 1, और इसको सॉल्व करके भी वैल्यू 1 आएगी. कैसे देख लो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1. ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2/10 8 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3. अब इसको देखो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 8/10 हो जाएगा. तो यहाँ हम लोग चाहें तो 8/10 टू द पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1. और जब इसको सॉल्व करेंगे 0.8 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर आएगा 0.8192. अब देखो ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है कि हम पहले तो सॉल्व करके देख लें कि किसका कितना आंसर आ रहा है. 1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आएगा 0.33, 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आएगा 0.67, 13 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो आएगा 0.867 और 3 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो आएगा अप्रॉक्स 0.2. अब क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है 0.8192 जो कि अप्रॉक्स 0.867 के आसपास है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C 13/15. इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करके देख लेना. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट 1 एरर इन एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय 3 पर्सन A, B and C आर दिस रिस्पेक्टिवली. इफ A, B, C प्रिपेयर 60, 70, 90 सच स्टेटमेंट्स देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम जो एक एरर होगी A के थ्रू होगी 0.2, B के थ्रू होगी 0.3 और C के थ्रू होगी 0.1. A ने कितना स्टेटमेंट बनाया 60, B ने बनाया 70 और C ने बनाया 90. तो जो प्रोबेबिलिटी है हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट. पहले हम लोग क्या निकाल लें एरर निकाल लेते हैं. ए के कितने चांसेस है, अगर उसने 60 स्टेटमेंट बनाए हैं तो 0.2 का एरर आने के चांसेस है, दैट इज 12 स्टेटमेंट में एरर आने के चांसेस हैं. बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 70 स्टेटमेंट उन्होंने बनाया और 0.3 में एरर आने के चांसेस हैं, दैट इज 21 स्टेटमेंट में. और सी के लिए हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज 9 स्टेटमेंट. तो ओवरऑल 42 ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें एरर आने के चांसेस हैं. एंड क्योंकि इन तीनों को अगर हम लोग टोटल करें तो हमारे पास 220 स्टेटमेंट बना, उसमें से 42 स्टेटमेंट में एरर आने के चांसेस हैं. तो ओवरऑल करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं 178, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था. देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर होगा सी 178. ये सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थे, लास्ट 5 क्वेश्चंस. एंड प्रोबेबिलिटी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना. एंड टेलीग्राम की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हो. एंड अगर आप हमारी सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको डेली अपडेट्स मिल जाए रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग कुछ और 10 इंपॉर्टेंट MCQs पर डिस्कशन करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.